जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषी बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस ऑनलाइन कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। प्रिय साथियों, मैंने आप सभी लोगों के लिए वर्ण विचार का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेके आया हूं और याद रखिएगा, ज़बरदस्त प्रश्न होंगे। आप लास्ट तक देखेंगे ना, और बीच बीच में अंतिम तक मैं बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रखा हूं जो आज तक पूछे गए हैं और क्या क्या पूछे जाने की संभावना होती है। प्रिय साथियों, आप देखेंगे खुद ही समझ जाएंगे, बहुत सारा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मेरा थोड़ा स्वास्थ्य नहीं ठीक चल रहा है और गला भी ख़राब है, फिर आप लोग समझने का प्रयास करना। मैंने ऑलरेडी बनाया है। दोस्तों ज़रा देखिएंगे, पहला प्रश्न क्या है। वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं हो सकते, याद रखना उसे क्या कहा जाता है? वर्ण। जो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है दोस्तों, जिसका अपना कोई अर्थ नहीं होता है और जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं दोस्तों, याद रखना उसी को वर्ण कहा जाता है। इसकी डिफिनेशन मैंने लिखा है, यानी परिभाषा। ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो उसे ही क्या कहा जाता है? वर्ण कहा जाता है दोस्तों। कई बार एग्जाम में ये भी आ जाता है, उसकी डिफिनेशन पूछ ली जाती है तो हम सभी लोग कर नहीं पाते हैं। तो ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं तो उसी को वर्ण कहा जाता है। प्रिय साथियों, याद रखना, अगर आपसे पूछे भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, भाषा की सबसे छोटी इकाई, याद रखना प्रिय साथियों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आएगा जरूर आपके एग्जाम में। वर्ण करेंगे। यदि वर्ण ऑप्शन नहीं होगा ना प्रिय साथियों, तो हम क्या क्लिक करेंगे? अक्षर। हालांकि वर्ण और अक्षर दोनों में अंतर होता है प्रिय साथियों, याद रखना। थोड़ा महन पहलू के प्रश्न हैं, इनको जरूर याद रखना। लेकिन भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे ना, क्योंकि ध्वनि को जब हम लिखित माध्यम का रूप दे देते हैं या जामा पहना देते हैं तो उसी को वर्ण कहा जाता है। ध्यान से सुनना, जब आपसे पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, तब भी आपको उस केस में जवाब देना है वर्ण। अगर वर्ण ना ऑप्शन में हो तो क्योंकि आप बहुत सारी पुस्तिकाओं में पढ़ते हैं, अक्षर मिल जाता है। दूसरा प्रश्न कह रहा, भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। दोस्तों मौखिक इकाई क्या होती है? याद रखिएगा, हमेशा और हमेशा याद रखना वो ध्वनि होती है। लेकिन अगर पूछे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई पूछे तो क्या करना है? वर्ण करना है। यानी मेरा कहना है ये दोस्तों, यदि मौखिक पूछे तो ध्वनि क्लिक करके आना है एग्जाम में, यदि लिखित पूछे तो वर्ण क्लिक करके आना है एग्जाम में। जब ना तो मौखिक ना तो लिखित पूछे, तब उस केस में आपको वर्ण लगा के आना है प्रिय साथियों, याद रखना है ना। तो जैसे जैसे प्रश्न करा वैसे करके आना है, क्योंकि प्रिय साथियों भाषा या व्याकरण के 3 ही अंग होते हैं। वो होते हैं वर्ण, शब्द और क्या होता है प्रिय साथियों? वाक्य। ये व्याकरण या भाषा के 3 ही अंग होते हैं, याद रखना। आइए हम बात करेंगे शब्द के बारे में, फटाफट देखेंगे दोस्तों। वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। बहुत ध्यान से सुनना, वर्णों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? शब्द कहा जाता है। लेकिन प्रिय साथियों, हालांकि हाई कोर्ट का एग्जाम था प्रिय साथी, सभी विद्यार्थीगण गए थे और एग्जाम में ये प्रश्न नहीं आया, उलट के पूछ लिया प्रश्न। वहाँ पूछा, वर्णों के सार्थक समूह को यदि हम अकेला लिख दिया जाता है या हम अकेला लिख देते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? तो याद रखना उसे भी क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। यानी वर्णों के सार्थक समूह को यदि अकेला लिख दिया जाता तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। उस केस में भी शब्द लगाएंगे, याद रखना। यानी वर्णों के सार्थक समूह को भी शब्द कहा जाता है। यदि वर्णों के सार्थक समूह को हम अकेला लिख देते हैं तो उसे भी शब्द कहा जाता है। अब जरा देखो, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? तो उसे शब्द ही कहते हैं दोस्तों। क्या कहेंगे? शब्द ही कहेंगे। अगर आ जाए अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे लघुतम इकाई क्या होती है? लघुतम का मतलब ही होता है छोटा, तब भी उस केस में जवाब क्या देना है? शब्द देना है प्रिय साथियों, याद रखना। अर्थ के आधार पर भाषा की 2 इकाइयाँ होती हैं, एक शब्द होता है, एक क्या होता है? वाक्य होता है प्रिय साथियों, ये भी ध्यान देना। जी हाँ, आइए फटाफट देखते हैं आगे। वाक्य के बारे में हम देखेंगे। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है दोस्तों। शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहा जाता है? वाक्य कहा जाता है। लेकिन वाक्य में जब कोई शब्द संदर्भित कर दिया जाता है तो उसे पद कहा जाता है। आगे बताएंगे दोस्तों। देखो जरा, शब्दों को जब हम वाक्य के संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? पद कहा जाता है। प्रिय साथियों, ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में आते हैं।
कोई नहीं बताएगा दोस्तों, जरा याद रखिएगा। शब्दों को जब हम वाक्य के संदर्भ में प्रयोग करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? शब्द कहा जाता है। और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे बड़ी इकाई पूछे तो दोस्तों आप याद रखना, क्या लगा के आएंगे? वाक्य लगा के आएंगे। यानी अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? वाक्य होती है। अब देखो जरा, अर्थ के आधार पर भाषा की कुल कितनी इकाइयाँ होती हैं? 2, क्योंकि वर्ण का तो अर्थ होता नहीं है प्रिय साथियों, आप जानते हो वर्ण का तो अर्थ होता नहीं, अर्थ 2 ही का होता है, एक तो शब्द का, एक क्या होता है? वाक्य का अर्थ होता है। जी हाँ, और मैंने लिखा भाषा के अंग कितने होते हैं? 3। वर्ण, शब्द और कितने होते हैं? 3। यानी अगर व्याकरण के अंग पूछे तब भी जवाब 3 देना है, अगर भाषा के अंग पूछे तब भी जवाब 3 देना है, याद रखना। अब जरा देखो, मैं कुछ बताने वाला हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। मैंने क्या कहा? अगर आपके एग्जाम में आ जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई, भाषा की सबसे छोटी इकाई दोस्तों, छोटी इकाई पूछे तो आपको जवाब क्या देना है? वर्ण देना है। जब ना तो लिखित पूछे ना तो मौखिक, जब पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई पूछे दोस्तों, मौखिक इकाई पूछे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर पढ़ के जाना, ध्वनि। जब पूछे भाषा की सबसे छोटी मौखिक नहीं लिखित इकाई पूछे, लिखित इकाई पूछे तब भी उस केस में जवाब देना है क्या? वर्ण देना है। बात समझ गए ना? जी हाँ। आइए चलते हैं अगले एग्जाम्पल पर प्रिय साथियों। बहुत सारे शब्दकोश मैंने रखे हैं आपके लिए और बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। आइए, और जिसको देखकर आपका दिल वाल वाल हो जाएगा प्रिय साथियों। आइए, मर्द विचार यदि आप पढ़े होंगे या कहीं पढ़ते होंगे तो एक बार सॉल्व करके देखिएगा। और एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं प्रिय साथियों, आप कहीं से पढ़ लो, कोई मतलब नहीं निकलता जब तक आपने ये नहीं पढ़ा, कुछ भी नहीं पढ़ा। आइए देखते हैं। कह रहा निम्न में कौन सा अमानक वर्ण है? अमानक वर्ण है, देखो 4 ऑप्शन है, खा, घा, ये भय है, ये भी भय है, लेकिन ये भय दूसरी तरीके से बना है। देखो जरा, भय बनाया मैंने ऐसे, थोड़ा इधर निकाल दिया, खड़ी पाई के थोड़ा राइट साइड मैंने ये रेखा निकाल दिया। तो याद रखना, अमानक वर्ण का मतलब ये होता है जिसका स्पर्शी या वर्गीय व्यंजन में कोई स्थान ना हो। तो ऐसे आप भय कहीं नहीं देखे होंगे, तो ये जरूर आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखिएगा, ये अमानक वर्ण होता है। जी हाँ, तो जरा देखें प्रिय साथियों, आइए आगे देखते हैं। कह रहा है निम्न में नवीन विकसित ध्वनियाँ कौन सी होती हैं? नवीन विकसित ध्वनियाँ दोस्तों ना, मैंने ऑलरेडी यहाँ रखा दिया है, ख और ग होती हैं। क्या होती हैं? ख और ग होती हैं, याद रखना। और नवीन विकसित ध्वनियाँ किस वर्ग में पाई जाती है दोस्तों? क वर्ग में पाई जाती हैं, याद रखना। क वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण, क वर्ग का दूसरा और तीसरा वर्ण ही क्या होता है? नवीन विकसित ध्वनियाँ होती हैं। नवीन विकसित ध्वनियाँ इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, जब 25 स्पर्शी व्यंजन को बैठा रहे थे तो सबसे पहले इन्हीं को बैठाया था। और नवीन विकसित ध्वनियों की संख्या जो होती है ये 2 होती है। एग्जाम में आएगा तो गलत मत करना। अगला प्रश्न, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम किस के बाद आता है दोस्तों? तो क के बाद आता है, याद रखना। ऐसे जो हमारे ये संयुक्त व्यंजन में आते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है दोस्तों। 6, त्र, ग और क्या होते हैं? स्रा, ये 4 होते हैं, ये संयुक्त व्यंजन होते हैं दोस्तों, याद रखना। और मैं फिर बता देना चाहता हूँ, हिंदी शब्दकोश में 6 का क्रम तो क के बाद आता है, लेकिन याद रखना जो त्र है इसका क्रम किसके बाद आता है? तय के बाद आता है। और ज्ञा का क्रम ज्ञा का क्रम जय के बाद और श्रय का क्रम तालव्य सकार के बाद आता है, याद रखना। बात समझ में आ चुकी होगी। काकल्य वर्ण किसे माना जाता है? तो काकल्य वर्ण है को कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद रखना। काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है को, याद रखना। ये जो मैंने लिखा है तो काकल्य वर्ण किसे कहा जाता है को, याद रखना, है ना। इसी को काकल्य वर्ण कहा जाता है और इसका उच्चारण स्थान कंठे होता है, याद रखना। आइए, कह रहा आगत व्यंजन कौन से होते हैं? आगत व्यंजन कितने होते हैं? आगत व्यंजन जो होते हैं जय और क्या होते हैं? फय होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों,
आगत व्यंजन 2 होते हैं, जय और फ, इनकी संख्या 2 होती है। आइए कह रहा है ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है। तो ये किससे बनता है दोस्तों, आधा जय और इया से मिलकर बनता है। याद रखना हमेशा और हमेशा। मैंने इसके लिए प्लेलिस्ट में वीडियो ऑलरेडी डाल दी है, आप जाके देखेंगे तो बहुत महत्वपूर्ण हेल्पफुल वीडियो होगी। वर्ण विचार के ऊपर भी नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पढ़िए दोस्तों। देखो अगला, प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है। तो प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि होती है, इसे पार्श्विक व्यंजन कहते हैं। क्योंकि प्रिय साथियों ना, हमारे इंतस्त व्यंजन 4 होते हैं, आप जानते हो, य, र, ल और व होते हैं, 4 होते हैं। य और व को अर्धस्वर कहा जाता है और र को लुंठित प्रकंपित या प्रकंपित कहा जाता है, जबकि लय को पार्श्विक व्यंजन कहा जाता है। तो लय क्या है दोस्तों, पार्श्विक व्यंजन है। और याद रखना इसका उच्चारण स्थान कहाँ होता है, तालु में होता है, यानी जिसे तालव्य कहा जाता है, तालव्य कहा जाता है। प्रिय साथियों याद रखना, बताएंगे अभी बहुत सारे प्रश्न आएंगे। कह रहा निम्न में कौन सा समृद्ध स्वर है। समृद्ध स्वर किसे कहा जाता है दोस्तों, आइए जरा देखते हैं, है ना। समृद्ध स्वर क्या होते हैं, तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है दोस्तों। वो होता है क्या, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विवृत, अर्धविवृत होता है। प्रिय साथियों याद रखना हमेशा और हमेशा समृद्ध स्वर में यही आते हैं, ई और क्या आते हैं दोस्तों, उ और री। बहुत ध्यान से सुनो प्रिय साथियों, हमारे जो समृद्ध स्वर में आते हैं कौन कौन से आते हैं, ई और क्या आता है दोस्तों, उ और क्या आता है, री आता है। ये 4 आते हैं, इनको आप रट के जाएंगे, ई उ और री समृद्ध स्वर में आते हैं। देखो कह रहा घ का उच्चारण स्थान कौन सा होगा। तो घ का उच्चारण स्थान, ये क वर्ग में आते हैं तो उच्चारण स्थान कंठ होगा, क्योंकि ये गले के द्वारा बोले जाते हैं, कंठ के द्वारा। सिंपल सी बात है दोस्तों। आइए जरा देखते हैं, है ना प्रिय साथियों। और बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये एग्जाम में आने वाले प्रश्न है सभी। कह रहा है क्या दोस्तों कि निम्नलिखित में नासिक के व्यंजन कौन सा होगा। नासिक के व्यंजन मैं बता देता चाहता हूं दोस्तों, हमारे हिंदी भाषा भाषी के जो विद्वान साथी थे, स्पर्शी व्यंजनों को 5 वर्गों में डिवाइड किया था और हर एक वर्ग का पंचमाक्षर उच्चारण स्थान नासिक को होता है। वो होते अंगा, इया, ड़ा, ना और क्या होता है, मा। ये उच्चारण स्थान नासिक को होते हैं, ये पंचमाक्षर होते हैं दोस्तों, है ना, इतना याद रखिएगा। और इसके साथ साथ मैं बता देना चाहता हूँ प्रिय साथियों, जो हमारा अंग और आहा होता है, उसमें से अंग ये भी उच्चारण स्थान नासिक को होता है। याद रखना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है प्रिय साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अंग जो है इसका भी उच्चारण स्थान नासिक को होता, आपसे पूछे। लेकिन जो आहा होता है वो सघोष में भाग लेता, अभी आगे बताते हैं दोस्तों। याद रखना, ये आहा अगर पूछे कहाँ भाग लेता है तो ये सघोष में भाग लेता है, ये सघोष में भाग लेता है। आइए कह रहा किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है। तो द्वित्व व्यंजन कहा किसे जाता है, पहले तो इसको समझो। तो प्रिय साथियों एक चीज़ याद रखना, द्वित्व व्यंजन किसे कहा जाता है, जब जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए हम यहाँ एक शब्द लिखे, हालांकि प्रिय साथियों हम इस पर आपको समझा देते हैं इस पन्ने पर अलग। तो द्वित्व व्यंजन उसे कहा जाता है, जैसे मैंने लिखा दिल्ली, जैसे मैंने लिखा बिल्ली, जैसे मैंने एक अनाज का नाम लिखा मक्का। तो जब बीच वाला वर्ण आधा हो बाद वाला पूरा हो, बीच वाला वर्ण आधा हो बाद वाला पूरा हो, लेकिन वर्णों की स्थिति समान हो, का है आधा तो का पूरा, ला है आधा तो ला पूरा, ला है आधा तो पूरा, याद रखना। तो इनको क्या कहा जाता है, द्वित्व वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, द्वित्व वर्ण कहा जाता है। अब आइए देखते हैं दोस्तों। जी हाँ, जरा देखो, तो दिल्ली, इलाहाबाद, मक्खन और स्वर्ण दिया है। तो द्वित्व व्यंजन या द्वित्व वर्ण किसे कहा जाता है, दिल्ली को। बात समझ गए। और जैसे यहाँ देखो, माँ, फिर आधा का, फिर पूरा खा है, का के बाद पूरा खा है, यहाँ आधा वर्ण है बाद वाला पूरा है, लेकिन वर्णों की स्थिति सेम नहीं है, इसे संयुक्त वर्ण कहा जाता है दोस्तों, याद रखना। आइए कह रहा है, जी हाँ, तो यहाँ क्या कह रहा है कि निम्न में संयुक्त वर्ण की पहचान कीजिए। 12 नंबर प्रश्न पर संयुक्त वर्ण की पहचान कीजिए। तो संयुक्त वर्ण की पहचान अंबर है, माँ आधा है, बाप पूरा है, माँ आधा, खा पूरा है। तो देखो यहाँ का आधा, खा पूरा है, ये भी, यानी विद्यार्थी का संयुक्त वर्ण कौन से हैं, तीनों यहाँ संयुक्त वर्ण है, याद रखना। संयुक्त वर्ण कौन से हैं, तीनों संयुक्त वर्ण होंगे। अब देखो कह रहा आगत स्वर की पहचान करो। आगत स्वर क्या होते हैं दोस्तों, ये होते हैं दीर्घ आ लिख कर, दीर्घ आ लिख कर
याद रखना, दीर्घ लिख कर ऐसे आप कर देंगे ना तो इनको क्या कहा जाता है, आगत स्वर कहा जाता है। बहुत ध्यान से समझना। आइए, उच्छिप्त द्विगुणिक या ताड़नजात व्यंजन निम्न में कौन से हैं? दोस्तों ये ताड़नजात होते हैं दो, ये अड़ा और ये होते हैं अड़ा। अड़ा और अड़ा ही होते हैं ताड़नजात। याद रखना, इसे किताबों में नाम दिया जाता है उच्छिप्त या द्विगुणिक, लेकिन एग्जाम में पूछ लिया था ताड़नजात कौन कौन से हैं या उच्छिप्त या द्विगुणिक का दूसरा नाम क्या होता है, तो उसे ताड़नजात भी कहा जाता है। इनकी संख्या दो होती है, यही अड़ा और अड़ा, लेकिन इन्हें क्या पढ़ा जाता है, डा और ढा पढ़ा जाता है। दोस्तों जब तक बिंदी नहीं नीचे लगेगी तब तक डा और ढा, बिंदी लगा दोगे तो अड़ा और अड़ा पढ़ा जाता है। आइए, हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी प्रश्न बहुत अच्छे हैं। कह रहा है हिंदी शब्दकोश में अंग और आहा किस वर्ण के साथ आते हैं? याद रखना, अंग और आहा के बारे में बता दें। पहले सबसे पहले इनके बारे में हम बता देना चाहते हैं आपको बहुत विस्तार से, अंग और आहा के बारे में। बहुत ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, फिर आप क्लियर कर ले जाओगे। ये हमारे अंग और आहा होते हैं। जी हाँ, इन्हें क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह में कुल कितने पद होते हैं? 3 पद होते हैं, क्योंकि ए प्लस योग प्लस क्या होता है, वाह होता है। ए का मतलब होता है नहीं, योग का मतलब होता है जुड़ना, वाह का मतलब होता है वहन होना या साथ साथ चलना या लगना या जुड़ना। अयोगवाह किसके साथ जुड़कर वहन नहीं होते हैं, यानी अयोगवाह का प्रयोग यानी अंग और आहा का प्रयोग यानी अनुसार और विसर्ग का प्रयोग वर्ण के 2 अंगों में से, याद रखना, स्वर के साथ इनका प्रयोग होता है, व्यंजन के साथ इनका प्रयोग नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा अंग और आहा अयोगवाह का प्रयोग स्वर के साथ होता है कि व्यंजन के साथ, तो आप बताएंगे स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है। आपसे पूछेगा कि अंग और आहा यानी अनुसार और विसर्ग का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, तो छोटा ए के साथ। देखो छोटा ए यहाँ है, छोटा ए यहाँ है, एग्जाम में आ चुका है प्रश्न, है ना, कि अनुसार और विसर्ग का प्रयोग या अयोगवाह का प्रयोग किस वर्ण के साथ होता है, तो छोटा ए के साथ होता है। दोस्तों याद रखना, अनुसार और विसर्ग की जो मात्राएं होती हैं, ये मात्राएं दोस्तों मात्राएं 2 मानी जाती हैं। याद रखना, अनुसार और विसर्ग से बना शब्द हमेशा और हमेशा तत्सम होता है। दोस्तों ये भी याद रखना। आइए आगे चलते हैं जहाँ से हमने देखा था। देखो, तो हम किस पर क्लिक करेंगे, छोटा ए के ऊपर, बात समझ गए। तो अब आइए, किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है, किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करेंगे और प्रश्न में, एग्जाम में प्रश्न यहीं से आते हैं, याद रखना। आइए प्रिय साथियों, थोड़ा गला खराब है, आप लोग देखिएगा, मज़ा आएगा। अभी तो मैंने कुछ भी नहीं बताया, इतना पढ़ के जाएंगे ना, एग्जाम में आएगा और विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है? याद रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, आ चुके हैं एग्जाम में। स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वतंत्र रूप से उच्चारित ध्वनियाँ, स्वर के साथ आने वाली ध्वनियाँ, व्यंजन के बाद आने वाली ध्वनियाँ। तो दोस्तों किन ध्वनियों को अनुसार कहा जाता है ना, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ, स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियों को ही अनुसार कहा जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था अंग और एक होता है आहा, ये होता अनुसार, ये होता विसर्ग। इसका उच्चार स्थान मैंने आगे ही बताया दोस्तों, नासिक होता है और स्वर के बाद आने वाली नासिक ध्वनियाँ। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा साथियों। मेरी ये गारंटी, जितना बता रहे हैं इससे बाहर नहीं जाएगा, लेकिन आप पढ़ो कहीं भी, लेकिन एक बार पढ़ के जाइएगा। विदेशी वर्णों की पहचान कीजिए। विदेशी वर्ण कौन से होते हैं, याद रखिएगा। विदेशी वर्णों की संख्या 4 होती है, ये भी बता दे रहे हैं। विदेशी वर्णों की संख्या कितनी होती है, 4 होती है, और उका जा फा आ, याद रखिएगा, ये विदेशी वर्ण होते हैं, याद रखना। इनसे बने शब्द, याद रखना, अरबी या फारसी भाषा के भी शब्द कहलाते हैं। जी हाँ, आइए आगे चलते हैं प्रिय साथियों, है ना, आपने इतना देखा। आओ अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो लेकर आए हैं दोस्तों, जब देखेंगे प्रिय साथियों। कह रहा है क्या, यहाँ हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह है। अयोगवाह जो होते हैं, अभी आपको पता चला था
अंग और आहा ही अयोगवाह होते हैं दोस्तों। और इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनका प्रयोग स्वर के साथ होता है, व्यंजन के साथ नहीं होता है। और याद रखना इनका उच्चारण स्थान नासिक होता है अंग का, इसको उच्चारण स्थान में हम भाग नहीं लेते हैं, ना तो वहाँ रख सकते हैं। ये अघोष में आता है सघोष में, तो ये सघोष में आता है। बहुत सारी जानकारियाँ एक साथ आपको मिल रही हैं दोस्तों। अयोगवाह कहा जाता है, अयोगवाह कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, सब एग्जाम में आए हैं। अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अल्पप्राण को, विसर्ग को। याद रखिएगा अनुसार और विसर्ग को, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, अनुसार और विसर्ग को कह रहा अयोगवाह कहा जाता है। तो दोस्तों यही तो है, ये जरा देखो, इसका नाम होता है अनुस्वार। क्या होता है? अनुस्वार। और इसका नाम क्या होता है? विसर्ग होता है। क्या होता है? विसर्ग। तो अनुसार और विसर्ग को ही क्या कहा जाता है दोस्तों? अयोगवाह कहा जाता है। जरा देखो, आइए अगले प्रश्न। सभी महाप्राण वर्णों का समूह, सभी महाप्राण वर्णों का समूह आपको बताना है। महाप्राण क्या होते हैं दोस्तों? पहले तो ये जानो महाप्राण किसे कहा जाता है। आपके लिए मैंने वीडियो बहुत अच्छे से डाली है, याद रखिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, जो बच्चे नहीं जान पा रहे होंगे। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा जो इवन नंबर होते हैं यानी सम संख्याएं, इसे महाप्राण कहा जाता है। दूसरा और चौथा, जैसे का वर्ग का, क वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होगा? खा, और क्या होगा? घा। ऐसे चा वर्ग का हम कह दें तो याद रखना छ और झ, क्या होगा? छ और झ होगा दोस्तों। बात समझ में आई क्या? तो ऐसे देखो, कह रहा सभी महाप्राण वर्णों का समूह है, तो दूसरा और चौथा होता है। तो खा, खा का वर्ग का दूसरा है, छा चा वर्ग का दूसरा है, ठा टा वर्ग का दूसरा है, यानी हम ए ऑप्शन की तरफ चलेंगे। ऐसे एग्जाम में आएंगे प्रिय साथियों, इससे कठिन नहीं आएगा, परेशान मत होना। और मैंने संधि का भी प्रैक्टिस करा दिया है, प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी होंगी, या वैसे आप सर्च करेंगे या जितेंद्र क्लासेस हिंदी डालेंगे दोस्तों, आ जाएंगे वीडियो, याद रखिएगा। आइए, क्या करा है? डे का उच्चारण स्थान है, याद रखना डे का उच्चारण स्थान है दोस्तों। याद रखना इसका उच्चारण स्थान कहाँ आता है? याद रखना, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो नासिक क्या आता है, कि कंठोष्ठ आता है, कि मूर्धन्य आता है, कि वतर्स वर्ण आता है। याद रखना, सबसे पहले हम वतर्स वर्ण के बारे में बता दें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वतर्स वर्ण रे को कहा जाता है, बहुत हेल्पफुल वीडियो होगी आपके लिए। आता है, इसी को ही लुंठित, प्रकंपित या प्रकंपित वर्ण भी कहा जाता है। और याद रखिएगा इसका उच्चारण स्थान क्या होता है? टा वर्ग में आता है, तो इसे क्या कहा जाएगा? उच्चारण स्थान मूर्धन्य। और नाम क्या होता है दोस्तों? मूर्धा होता है। बात समझ में आई क्या? आइए, छ किसके योग से बना है? तो छ किसके योग से बना है दोस्तों? स्वर रहित का और स से बनता है, याद रखना। तो इसके साथ साथ मैं अगर और बताना चाहूँ तो अभी बताऊंगा दोस्तों, लेकिन याद रखिएगा ये संयुक्त व्यंजन होते हैं, इनकी संख्या 4 होती है। और संयुक्त व्यंजन की जो परिभाषा होती है, संयुक्त व्यंजन जहाँ 2 व्यंजन और एक स्वर हो, जहाँ 2 व्यंजन और एक स्वर हो, जहाँ 2 व्यंजन एक स्वर हो, उसी को संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। इनकी संख्या 4 होती है, छ त्र ज्ञ श्रय होती है दोस्तों। और छ का निर्माण आधा का और पूरा सा से होता है। और छ का क्रम हिंदी वर्णमाला में क के बाद आता है, याद रखना। आइए, वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत क्या होते हैं? तो याद रखना ये स्वर होते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार ह्रस्व और दीर्घ और प्लुत ये स्वर होते हैं दोस्तों। याद रखना हमारे स्वर के प्रकार 3 होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर होते हैं, याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे किस स्वर का उच्चारण करने में सबसे कम समय लगता है, तो ह्रस्व स्वर। किस स्वर का उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगता है, तो प्लुत स्वर। किस स्वर को उच्चारण करने में ह्रस्व स्वर से अधिक लेकिन प्लुत स्वर से कम लगता है, तो दीर्घ स्वर। ये एग्जाम में बहुत प्रश्न आते हैं कि ऐसा कौन सा स्वर है जिसका उच्चारण करने में या जिसको पढ़ने में ह्रस्व स्वर से अधिक तथा प्लुत स्वर से कम समय लगता है, तो दीर्घ स्वर होता है। आइए, वर्ण तालिका के अनुसार ये सभी क्या हैं? स्वर है। तो इसके साथ साथ हम बता देते हैं स्वर की संख्या या मूल स्वरों की संख्या पूछे थे 11 होती है हिंदी वर्णमाला में। मूल भाषा में स्वरों की संख्या 13 होती है दोस्तों, याद रखना इतना हमेशा और हमेशा। लेकिन मूल व्यंजनों की संख्या पूछे तो 33, स्पर्शी व्यंजनों की संख्या पूछे तो 25। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध के समूह को क्या कहा जाता है दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ही हेल्पफुल वीडियो होगी दोस्तों, लाइक वाला बटन जरूर प्रेस करेंगे आप। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है प्रिय साथियों, याद रखना।
हमारी हिंदी भाषा जो है देवनागरी लिपि में लिखी जाती है और हिंदी भाषा को ही राजभाषा का दर्जा दिया गया है, याद रखना। अगर पूछे भाग 22 में 22 भाषाओं का उल्लेख है, याद रखिएगा हमेशा और हमेशा उसमें से हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आइए, और आप जानते हो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2, याद रखना। हिंदी में ध्वनियाँ 2 ही प्रकार की होती हैं, क्योंकि वर्ण के 2 अंग होते हैं, एक स्वर होता है, एक व्यंजन होता है। गलत मत करिएगा। प्लुत स्वर कौन सा है? आइए जरा देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हेल्पफुल वीडियो होगी और प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है। जो बच्चे बहुत अगर डीप कंसेप्ट पढ़ना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, नए पैटर्न पर आधारित वीडियो पढ़ी दोस्तों। जितेंद्र क्लासेस हिंदी डालेंगे यूट्यूब पर, तो वहाँ तो वीडियो मिल जाएंगे आपको। आइए, प्लुत स्वर कौन सा होगा? तो दोस्तों इसमें खेला क्या है, जरा देखो। प्लुत स्वर किसे कहते हैं? जिन स्वरों को उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगता है उसी को प्लुत स्वर कहा जाता है। याद रखिएगा, जिन स्वरों को उच्चारण करने में सबसे अधिक समय लगता है उसी को प्लुत स्वर कहा जाता है। जैसे कहते हैं ओम, हे जगदम्बे मैया, हे राम, तो इसमें अधिक समय लगता है। लेकिन अगर पढ़ो आ ई तो इसमें कम समय लगेगा। लेकिन दीर्घ स्वर जो होते हैं, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, इसमें भी समय लगते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा समय कहाँ लगता है? प्लुत स्वर में। तो याद रखना, ओम कौन सा सही लिखा गया है, ऐसे आपके एग्जाम में आया है प्रश्न, तो ऐसे ये वाला होगा ए नंबर, है ना। बातों को समझना दोस्तों। आइए, फिर कह रहा है किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? याद रखना, तो वो क्या होता है? प्लुत स्वर। क्या होता है दोस्तों? मैंने बताया प्लुत। आपको समझ में आ चुकी होगी बात। कह रहा है निम्न में विपरीत स्वर की पहचान कीजिए। विपरीत स्वर क्या होता है दोस्तों? हालांकि तालु की स्थिति के आधार पर स्वरों को 4 भागों में डिवाइड किया जाता है, समृद्ध, अर्धसमृद्ध, विपरीत, अर्धविपरीत। विपरीत का मतलब ये होता है दोस्तों, याद रखिएगा, कि किस स्वर को पढ़ने में हमारा मुखाव्य सबसे ज़्यादा खुलता है। तो दोस्तों मूल भाषा में स्वरों की संख्या तो हमारी कितनी होती है? 11 होती है। तो 11 स्वरों में से बड़ा आ जब पढ़ेंगे आ, तो हमारा मुख सबसे ज़्यादा खुलता है, याद रखना। और इसी को विपरीत स्वर कहा जाता है। एग्जाम में हमेशा आते हैं, हर एग्जाम में। तो आपने देखा होगा कई बार हमारे घर परिवार में छोटे बच्चे होते हैं, कम समझदार होते हैं, नादान होते हैं दोस्तों। बच्चे के गले में कोई इन्फेक्शन हो जाती है या बच्चा कोई चीज़ निगल जाता है, तो हम अपने नज़दीकी चिकित्सालय में डॉक्टर महोदय के पास जाते हैं। अब डॉक्टर महोदय बच्चे से कहते हैं बेटा जरा आकर आकर आ करते ही याद रखना डॉक्टर महोदय बच्चे के गले में फंसी हुई चीज़ों को देख पाते हैं या निगली चीज़ों को देख पाते हैं, इन्फेक्शन को देख पाते हैं। अब बच्चे को क्या पता कि आ करते ही दोस्तों डॉक्टर महोदय हमारे गले के इन्फेक्शन को देख पाएंगे। तो हम किधर जाएंगे? बड़ा आ की तरफ जी। दोस्तों याद रखना, जरा देखो और जरा देखो, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है ना, उन्हें निरनुनासिक कहते हैं। अनुनासिक किसे कहते हैं? जहां ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से भी निकले, याद रखना, उसे अनुनासिक कहते हैं। लेकिन जहां ध्वनि केवल मुख से निकले उसे निरनुनासिक कहते हैं। फिर सुनो दोस्तों, जहां ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे निरनुनासिक कहते हैं। जहां ध्वनि मुख के साथ साथ नाक से या ध्वनि मुख और नाक दोनों से निकले उसे अनुनासिक कहा जाता है। याद रखना दोस्तों, नासिक के आधार पर हमारे स्वरों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, याद रखना। या ऐसे एग्जाम में आते हैं कि हवा की स्थिति के आधार पर या ध्वनि के नाक या मुंह के निकलने के आधार पर स्वरों को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में, एक अनुनासिक एक निरनुनासिक। आइए, कह रहा वृत्ताकार स्वर, अच्छा ये तो इसी के थे। चलो आगे, पश्च स्वर की पहचान कीजिए दोस्तों। पश्च स्वर क्या होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, अलजीवा की क्रियाशीलता के आधार पर, अलजीवा यानी तालु ना कहकर अलजीवा जीव की क्रियाशीलता के आधार पर स्वरों को कितने भागों में डिवाइड किया जाता है? तो याद रखना वो 3 होते हैं। एक होता है अग्रस्वर, एक होता है मध्य स्वर, एक क्या होता है दोस्तों? पश्च स्वर होता है, याद रखना।
तो इनको कैसे पहचानोगे? तो ये कह रहा पंच स्वर, तो 11 स्वर होते हैं ना, 11 स्वर आप लिख के कॉपी पे देखिएगा। जैसे हम यहाँ लिख देते हैं छोटा बड़ा छोटी बड़ी ई, ऐसे छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऐसे री, ऐसे ए ओ और क्या आओ। अब देखो, अब आपको एक आइडिया बता रहे हैं हम, ट्रिक आप याद करते होंगे, याद नहीं होता होगा आपको, सिर्फ छोटा ए को छोड़कर, क्योंकि छोटा ए को केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है बेटा, याद रखना। इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय या मध्य स्वर कहा जाता है, और इसे उदासीन स्वर कहा जाता है। और छोटा ए की कोई मात्रा नहीं होती है। मात्राओं की संख्या कुल पूछे तो 10 होती है, मात्राओं के प्रकार पूछे तो 3 लगा के आना, मूल स्वर पूछे तो 11 लगा के आना, मूल भाषा में स्वरों की संख्या पूछे तो 13 लगा के आना। तो अब ए को छोड़ दो, और बाकी को अगर लिखते समय, जिनको जिनको लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ रही है, देखो बड़ा आ लिखे तो 3 जैसी आकृति, छोटा ऊ लिखे तो 3 जैसी आकृति, बड़ा ऊ लिखे तो 3 जैसी आकृति, ओ लिखे तो 3 जैसी आकृति, औ लिखे तो 3 जैसी आकृति, और एक आगत स्वर होता है, इसको भी लिखते हैं तो 3 जैसी आकृति। इन्हीं को जिनको लिखते समय ए को छोड़कर, सिर्फ छोटा ए को छोड़कर जिनको लिखते समय 3 जैसी आकृति बनानी पड़ती है दोस्तों, उन्हीं को पश्च स्वर कहा जाता है। अब आप आ जाइए, तो जरा देखो, बड़ा छोटा ऊ बड़ा ऊ ओ औ, इन्हीं को क्या कहा जाता है दोस्तों? पश्च स्वर कहा जाता है। आइए आगे, तो वृत्तमुखी स्वर की पहचान कीजिए। वृत्तमुखी स्वर किसे कहा जाता है? याद रखिएगा, वृत्तमुखी स्वर, वृत्तमुखी स्वर उसे कहा जाता है दोस्तों, याद रखना, जिनको पढ़ते समय या जिनका उच्चारण करते समय हमारा ओठ यानी ओष्ठ गोल आकृति में घूम जाए, गोल आकृति में घूम जाए। अब जरा देखो, हम पढ़ते हैं छोटा ऊ ऊ, छोटा ऊ बड़ा ऊ, पढ़ो ऊ, हमारा ओठ गोल घूमेगा। ओ आओ, हमारा ओठ गोल घूम रहा होगा, आप प्रैक्टिकल करके देखना। तो याद रखना, उसी को क्या कहा जाता है? वृत्तमुखी। याद रखना, जिसमें ओठ हमारा गोल घूमे उसी को वृत्तमुखी कहा जाता है। इसको पढ़ते समय ओठ गोल घूमेगा, और 11 स्वरों में से किसी में गोल नहीं घूमेगा। इनमें से कौन सी देवनागरी लिपि का वर्ण ध्वनि नहीं है दोस्तों? मूर्धन्य ध्वनि, कंठ ध्वनि, दंतोष्ठ है, ग्रीवा ध्वनि नहीं है दोस्तों। याद रखना, क्यों नहीं है वो भी बताते हैं। क्योंकि उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों को 5 वर्गों में विभाजित किया जाता है। कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और ग्रीवा का जिक्र कहीं नहीं होता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा दोस्तों, बात समझ में आ चुकी होगी आपको। आइए आगे चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या करा, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों, याद रखिएगा। इतने प्रश्न हम करा दे रहे हैं कि आप समझ नहीं पाएंगे, 40 से 50 प्रश्न कराएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। आइए देखते हैं दोस्तों, जरा देखो यहाँ क्या कह रहा है, जरा देखो, कह रहा अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा होगा? अल्प प्राण, क्योंकि याद रखिएगा दोस्तों, प्राण तत्व के आधार पर जो है व्यंजनों को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक अल्प प्राण, एक होता महाप्राण। तो अल्प प्राण जो होता प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां वर्ण होता है। क्या दोस्तों? अल्प प्राण होता है। अच्छा, अल्प प्राण यही होता है, जी हाँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा। और इसमें हमारे इंतस्त व्यंजन भी भाग लेते हैं, यार अलावा सभी स्वर भी भाग लेते हैं, इतना याद रखिएगा। तो अल्प प्राण प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, 5वां। अब इसमें पहला, तीसरा, 5वां कहाँ? प्रत्येक वर्ग का पहला ये हो गया, लेकिन तीसरा कहाँ है? तीसरा ये तो दूसरा है, यानी मैच नहीं खा रहा है ना। पहला तीसरा ये चा है, चा वर्ग का पहला चा, छा जा तीसरा है, जा झा इया, यानी ये क्या होगा? बी की तरफ हम चलेंगे। प्रत्येक वर्ग का क्या होगा? तीसरा, पहला, तीसरा, 5वां। याद रखिएगा, अल्प प्राण होता है, जबकि महाप्राण क्या होता है? प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या होता है? महाप्राण होता है। मैंने प्लेलिस्ट में वीडियो बहुत अच्छे से डाली है दोस्तों, जो विद्यार्थी स्टूडेंट नए हो जाके जरूर देखेंगे। 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है? तो 6 ध्वनि किस स्वर के अंतर्गत आती है दोस्तों? याद रखिएगा, मूल स्वर, घोष वर्ण, संयुक्त वर्ण, तालव्य। तो हम किधर जाएंगे? संयुक्त वर्ण। याद रखिएगा प्रिय साथियों, जो हमारे ये होते हैं छा, त्र, ज्ञा और क्या? स्रा। छ, त्र, ज्ञा और स्रा, इनको संयुक्त व्यंजन के साथ साथ याद रखना दोस्तों, संयुक्ताक्षर कहा जाता है। याद रखिएगा हमेशा और हमेशा। हालांकि हम इस उत्तर से सहमत नहीं हैं,
और संयुक्त वर्ण का नियम अलग होता है। लेकिन अब ऑप्शन में कुछ भी नहीं है तो हम इधर जाएंगे, याद रखिएगा। प्रयत्न के आधार पर लय किस प्रकार की ध्वनि है, ये तो आगे आ चुका था, ये पार्श्विक होगी। स्पर्श, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जरा देखें क्या कह रहा है, स्पर्श व्यंजन, कंठ ध्वनि, अघोष और महाप्राण। कह रहा ऐसा कौन सा इसमें से ऑप्शन है जो स्पर्शी व्यंजन में भी आता है, कंठ ध्वनि में भी आता है, अघोष में आता है, महाप्राण में आता है। तो यानी देखेंगे स्पर्शी व्यंजन में का भी आता है, कंठ ध्वनि में का आता है, अघोष क्या होता है, पहला और दूसरा, प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण क्या होता है, अघोष होता है, का है पहला, और महाप्राण, महाप्राण में लेकिन आता है दोस्तों दूसरा और चौथा, यानी दूसरा वर्ण तो ये है नहीं, यानी गलत है। आइए जा देखते हैं दूसरा और चौथा। आइए जरा देखो दोस्तों, मिल गया। यहाँ ख होगा, क्या होगा, ख होगा। स्पर्शी व्यंजन में आता है ना, ठीक है। कंठ ध्वनि में उच्चारण स्थान कंठ में का वर्ग के सभी आते हैं, का खा गा घा। अघोष पहला और दूसरा, दूसरा वर्ण है, और महाप्राण दोस्तों ध्वनि है, महाप्राण दूसरा और चौथा दूसरे में आता है। एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा साथियों, मजा आएगा। रय का विवरण है, बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया है। रय का विवरण है, पूछ रहा है रय को किस किस नाम से हम पुकार सकते हैं, ये कहाँ कहाँ आता है। तो रय को वतर्स वर्ण भी कहा जाता है, मैंने बताया था वतर्स वर्ण भी कहा जाता है दोस्तों, इसको याद रखना। इसे लुंठित प्रकंपित या प्रकंपित वर्ण कहा जाता है। ये सघोष में भी आता है, अल्पप्राण व्यंजन, यानी हम इधर जाएंगे, याद रखना। इंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं प्यारे साथियों, करा इंतस्थ और ऊष्म वर्ण कितने होते हैं। तो इंतस्थ वर्ण कितने होते हैं, 4, आप जानते हो, या, रा, ला और क्या होता है दोस्तों, वाह होता है। और ऊष्म व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं, ये भी मूर्धन्य सकार, तालव्य सकार, दंत्य सकार और क्या है होते हैं। तो 4 ये हो गया, 4 ये हो गया दोस्तों, आप जान ही रहे हो। तो 4 4 हो गए कितने, 8। कितना आसान प्रश्न है, बात समझ में आ चुकी होगी दोस्तों। अब जरा देखिएगा क्या कह रहा है, स्पर्श, सभी स्पर्श व्यंजन कौन कौन से समूह में है। स्पर्श व्यंजन यानी स्पर्शी व्यंजन का दूसरा नाम क्या होता है दोस्तों, वर्गीय व्यंजन होता है। क्या होता है, वर्गीय व्यंजन होता है प्रिय साथियों, याद रखना। स्पर्शी व्यंजन को वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है या स्पर्श व्यंजन। आइए तो हम कहेंगे किधर जाएंगे, या, सा, दा, ये तो आता है किसमें दोस्तों, इंतस्थ में आते हैं, या वगैरह ये उस में आता है, यानी स्पर्श में तो आता नहीं है। का, चा, दा, पा, आओ दोस्तों मिल गया। तो देखो यहाँ का स्पर्शी व्यंजन में आता है, चा भी आता है, दा भी आता है, पा भी आता है। लेकिन अगर यहाँ देखें तो का तो स्पर्शी व्यंजन में है, लेकिन रा क्या होता है, या, रा, ला, वा इंतस्थ व्यंजन में आते हैं, है ना, ये उस व्यंजन में आते हैं। देखो सभी में मिला के कहाँ आएगा, यानी हम सी ऑप्शन की तरफ चलेंगे, है ना। तो दोस्तों अब जरा देखो दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रिय साथियों, यहाँ प्रश्न है क, ग, ज, फ ध्वनियाँ किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क, ख, ज, फ ध्वनियाँ किसकी हैं। तो याद रखिएगा प्रिय साथियों, ये संस्कृत या अरबी या फारसी, अंग्रेजी या दक्षिणी भाषाओं की है। तो याद रखना क, ग, ज, फ हमारे हिंदी भाषा भाषी के एक विद्वान साथी थे दोस्तों, जिन्होंने क, ख, ग, ज, फा इन 5 वर्णों के साथ सबसे पहले नुक्ता चिन्ह का प्रयोग किया था। और उन हिंदी भाषा भाषी विद्वान साथी का नाम था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। क्या नाम था, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नाम था दोस्तों इनका, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद नाम था। इन्होंने सबसे पहले नुक्ता चिन्ह का प्रयोग 5 वर्णों के साथ किया था, और इनसे बना शब्द अरबी या फारसी होता है, याद रखिएगा, है ना। चाहे इनसे पूछे चाहे इनसे पूछे तो आपको जवाब इस केस में अरबी या फारसी देना है, बात समझ गए दोस्तों। आइए अब एक चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण बताने वाला हूं दोस्तों एक वीडियो में, और हम लिख के बताते हैं, आप परेशान मत होइएगा और ये ज़रूर पढ़ के जाइएगा, आपके एग्जाम में आएंगे प्रश्न ज़रूर, इतना तो याद रखिएगा आप। मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बता दे रहा हूँ आपको क्या क्या पढ़ के जाना है। जैसे प्रैक्टिस तो आप करेंगे प्रिय साथियों, आप प्रैक्टिस कर लेना कहीं भी बहुत अच्छे से, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ उसको आप पढ़ के ज़रूर जाएंगे, ज़रा याद रखो। जैसे आप यदि वर्ण विचार पढ़ रहे हैं, हालांकि मैंने संधि का प्रैक्टिस करवा दिया है, वर्ण विचार प्लेलिस्ट में वीडियो पड़ी है नए पैटर्न पर आधारित। यदि वर्ण विचार नहीं पढ़ा आपने ना तो कुछ भी नहीं पढ़ा, यहाँ से
5 से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं, यानी 5 से 6 प्रश्न आते हैं, याद रखना। तो आपको अल्प प्राण, दोस्तों अल्प प्राण, महाप्राण, बहुत ध्यान से सुनना, अल्प प्राण महाप्राण आपको जरूर पढ़ के जाना है। इसके साथ साथ दोस्तों अघोष और सघोष पढ़ के जरूर जाना है। अल्प प्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष पढ़ के जाना है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको संयुक्त व्यंजन, जो मैंने बताया अभी, संयुक्त व्यंजन पढ़ के जाना है। और ऊष्म व्यंजन और इंतस्थ व्यंजन, दोस्तों इंतस्थ व्यंजन। और ये याद रखना, इन व्यंजनों को तो कतई मत छोड़ना। स्वर के बारे में बहुत कम प्रश्न आते हैं और स्वर पढ़ के जाएंगे तो तालु की स्थिति के आधार पर, तालु की स्थिति के आधार पर आप पढ़ के जाएंगे, याद रखना। इसके साथ साथ आपको दोस्तों वर्ण विचार भी पढ़कर जाओ, क्या नाम है उसको कहते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है, विराम चिन्ह पढ़ के जाना है। यहाँ से प्रश्न अगर आ जाते हैं कभी कभी तो 5 से 6 प्रश्न आ जाते हैं, 7 प्रश्न आ जाते हैं पूरे वर्ण विचार से, है ना। तो दोस्तों मेरी वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा प्रिय साथियों। और कल हम समाज के ऊपर टॉपिक लेकर आएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट होगी, हेल्पफुल वीडियो होगी। और जो बच्चे नए हो, ना समझ पा रहे हो हिंदी, तो कभी गलत मत करना दोस्तों, है ना। बस दोस्तों आपका भाई, आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।